लास्ट क्लास में हमने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग देखते हैं स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। सबसे पहले इसका शॉर्ट नेम देखते हैं। आपको इसका शॉर्ट नेम याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसका ही नहीं, जितनी भी मैंने योजनाएं आपको बताई है, हर एक योजना का आपको शॉर्ट नेम याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि शॉर्ट नेम से ही क्वेश्चन बनता है। आपको ऐसा इसका प्रॉपर ये नहीं देगा कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ये दे भी सकता है, लेकिन शॉर्ट जो फॉर्म का जो है वो देने का ज़्यादा चांसेस है। ठीक, तो इसलिए इसको याद रखिएगा। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, इसको शॉर्ट में बोला जाता है SGSY। देखिए, यह जो योजना है ये नाम से कि स्पष्ट है, स्वरोजगार। स्वरोजगार मतलब कि उनको रोजगार देना, खुद का रोजगार होना। ठीक है, तो वो स्वरोजगार के लिए उनको ऋण की ज़रूरत पड़ती है ना। तो यहाँ पे ये जो योजना है एक ऋण या सब्सिडी योजना बोला जा सकता है इसको। ठीक है, ऋण उसके साथ साथ सब्सिडी योजना भी है। लेकिन अगर मुख्य रूप से इसमें देखा जाए तो इसमें ऋण जो है वो मुख्य है, क्योंकि कार्य स्टार्ट करने से पहले अगर उनके पास ज़ीरो बैलेंस है तो उनको सबसे पहले बैलेंस चाहिए रहेगा, तो बैलेंस का मतलब उनको ऋण चाहिए रहेगा। ठीक है, फिर ऋण के बाद ही उनको सब्सिडी प्रोवाइड कराया जाएगा। देखते हैं कि ये प्रारंभ कब हुआ था। ये प्रारंभ हुआ था 1 अप्रैल 1999 को प्रारंभ हुआ था। इसका उद्देश्य देखते हैं, सहायता प्राप्त प्रत्येक परिवार को एक निश्चित अवधि में गरीबी रेखा से ऊपर उठाना। ठीक है, इसका जो निश्चित अवधि है वो डिसाइड किया गया है 3 वर्ष। ठीक, तो देखिए इसमें होता क्या चीज़ है, इनको स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए हो सकता है कि सिंगल भी इनको स्वरोजगार उपलब्ध कराया जाए, या तो फिर उनको एक ग्रुप में भी रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, तो ये जो योजना है उसके माध्यम से स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए स्व सहायता समूह का गठन किया जाता है ना। ये गठन करेंगे, अब गठन करने के बाद उनको प्रशिक्षित भी किया जाता है, और प्रशिक्षण देने के बाद उनकी आय में वृद्धि के लिए बैंक लोन या शासन की ओर से उनको अनुदान या उसी को सहायता राशि भी बोलते हैं, है ना। तो ये सहायता राशि भी उनको उपलब्ध कराई जाती है। ठीक है, और ये सहायता राशि उपलब्ध कराने के बाद जो प्रति स्वरोजगारी होते हैं, देखिए इसमें ये चीज़ और याद रखना है आपको कि इस योजना का जो लाभ जिनको मिलता है उनको लाभार्थी नहीं कहा जाता, उनको स्वरोजगारी कहा जाता है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। तो यहाँ पे प्रति स्वरोजगारी 2000 रुपये प्रति माह उनकी आय को सुनिश्चित कराना है। ठीक है, और ऐसा सुनिश्चित कराने के बाद ये है कि उनको गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये जो है इनका इस योजना का उद्देश्य है। इसके अलावा इसका एक और उद्देश्य है जो कि मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, पर इसको आप याद रखिएगा, ग्रामीण क्षेत्र में भारी संख्या में सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना करना। चूँकि ग्रामीण क्षेत्र में वहाँ पे उद्योग तो रहते नहीं है, तो जितने ज़्यादा उद्योग रहेंगे उतने ज़्यादा लोगों को वहाँ पे रोजगार दिया जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे इस योजना का एक और उद्देश्य है कि ग्रामीण क्षेत्र में भारी संख्या में सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना करना। नेक्स्ट है क्रियान्वयन एजेंसी। देखिए इसकी जो क्रियान्वयन एजेंसी है ये जनपद पंचायत नहीं है ना, यहाँ पे गलती से जनपद पंचायत लिखा गया हुआ है। इसकी क्रियान्वयन एजेंसी है DRDA। DRDA को बोला जाता है डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी। इसी को आपका हिंदी में बोला जाता है जिला ग्रामीण विकास एजेंसी। ये इस योजना की क्रियान्वयन एजेंसी है। ये जो DRDA है ये इस योजना का क्रियान्वयन किनके माध्यम से करेंगी, तो पंचायत समिति के माध्यम से इस योजना का क्रियान्वयन करेंगी। नेक्स्ट देखते हैं कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के लिए पात्रता क्या है। तो गरीबी रेखा से नीचे होना ज़रूरी है उनको, है ना। BPL श्रेणी से नीचे जीवन यापन करने वाले प्रत्येक परिवार बोल सकते हैं, या तो फिर प्रत्येक समूह भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत स्व सहायता समूह बनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं आवेदन की प्रक्रिया। जो आवेदन किया जाता है इसको सादे कागज पर लिखकर आवेदन दिया जाता है, और किनके पास आवेदन दिया जा सकता है बोला जाएगा, तो ग्राम पंचायत के सचिव या फिर सहायक विस्तार अधिकारी को आवेदन करेंगे। जिस चीज़ का आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं यहाँ पे, सहायक विस्तार अधिकारी। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यहाँ पे विलित योजनाएं। देखिए ये जो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना है इसको एक्चुअल में मुझे यहाँ पे नहीं पढ़ाना चाहिए था। ये जो है आजीविका का एक पार्ट है, भले इसको ग्रामीण विकास के अंतर्गत भी दिया गया है, इसीलिए मैं इसको पढ़ा रही हूँ, पर ये एक्चुअल में आजीविका के अंतर्गत आता है। तो जब
आजीविका वाला अपन टॉपिक पढ़ेंगे तो वहाँ पे इस योजना को प्रारंभ करने से पहले और भी जो योजनाएं चली थी हमको उनको रीड करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ आपको उन योजनाओं के नाम बता रही हूँ जो इस SGSY के अंतर्गत जिनका विलय किया गया है, ठीक है। तो उसको आप लोग नोट करिएगा। ऐसी 6 योजनाएं हैं जिनका SGSY में विलय किया गया है। सबसे पहला है IRDP। IRDP को बोला जाता है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसको हिंदी में बोला जाता है समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम। ये पहली योजना हो गई जिनका SGSY में विलय किया गया। दूसरा देखते हैं TRYSEM, ट्राइसेम। इसका फुल फॉर्म देखते हैं ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। मैं एक बार अगेन रिपीट करती हूँ, ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। इसको हिंदी में बोला जाता है स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवा का प्रशिक्षण कार्यक्रम। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है अपना थर्ड वाला DWCRA। इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरिया। डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरिया। अगर इसका हिंदी में देखा जाए इसका नाम तो ये है ग्रामीण क्षेत्र में महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम। ये तीसरी योजना थी जिनका SGSY में विलय किया गया। नेक्स्ट हम लोग फोर्थ देखते हैं GKY, जिसका इसको बोला जाता है गंगा कल्याण योजना। फिफ्थ नंबर का देखते हैं MWS, मिलियन वेल्स योजना। जिसको हिंदी में बोला जाता है 10 लाख कुआं योजना। नेक्स्ट देखते हैं SITRA। इसका फुल फॉर्म है सप्लाई ऑफ इम्प्रूव्ड टूल किट्स टू रूरल आर्टिस्ट। रिपीट करती हूँ मैं, सप्लाई ऑफ इम्प्रूव्ड टूल किट्स टू रूरल आर्टिस्ट। इसका हिंदी में नाम देख लीजिएगा ग्रामीण दस्तकारों को उन्नत औजार आपूर्ति कार्यक्रम। ये जो 6 योजनाएं हैं ये पहले से चल रही होती है, इसका SGSY के अंतर्गत विलय किया गया था, ठीक है। तो ये जो 6 योजनाएं हैं इनके बारे में हम लोग डील पढ़ेंगे, पर इनके बारे में डील हम अभी नहीं पढ़ेंगे। जब हम आजीविका वाला टॉपिक पढ़ेंगे तब इनका प्रॉपर एक एक योजना के बारे में डील बताया जाएगा कि कब शुरू किया गया, किस उद्देश्य के साथ इसको शुरू किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसका वित्त पोषण। देखिए इसका वित्त पोषण है, इसको 2 भाग में देखते हैं। एक तो सामान्य क्षेत्र के अंतर्गत देखा जाएगा और एक पूर्वोत्तर राज्य में देखा जाएगा। तो सामान्य क्षेत्र में केंद्र और राज्य का अगर अनुपात देखा जाएगा तो 75:25 के अनुपात में यहाँ पे वित्त पोषण निर्धारित किया गया है। और देखिए जो पूर्वोत्तर राज्य है इसमें याद रखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा कि सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्य, जैसे मैंने पहले की भी योजनाएं जो बताई उसमें पूर्वोत्तर राज्य बताया है ना, तो पूर्वोत्तर राज्य में जो 7 सिस्टर होते हैं, जो आपका अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, ये इस टाइप के जो हैं ये पूर्वोत्तर राज्य की श्रेणी में आते हैं। पर इनके साथ साथ जो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना है इसमें पूर्वोत्तर राज्य के साथ साथ सिक्किम को भी इंक्लूड किया गया है। तो आप लोग यहाँ पे जो पूर्वोत्तर राज्य लिखे हैं उसमें ऑब्लिक करके सिक्किम भी लिख लीजिएगा, सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्य। तो यहाँ पे केंद्र और राज्य का जो अनुपात है वो 90:10 के अनुपात में निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं इसका पुनर्गठन। देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना है ये इनके शुरू होने से पहले जो 6 योजनाएं जो विलित हुई है वो प्रारंभ में चल रही थी। उन 6 योजनाओं को विलित करके SGSY स्टार्ट किया गया है। अब ये जो SGSY है इनका भी पुनर्गठन किया गया है, फिर एक नई योजना स्टार्ट हुई, ठीक। तो इनका जो पुनर्गठन करके जो नई योजना बनी हुई है इसको भी हम लोग आजीविका वाले ही पार्ट में पढ़ने वाले हैं। जो SGSY है इसका NRLM में विलय किया गया है, ठीक है। NRLM का मतलब है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ठीक है। इसको याद रखिएगा, सिर्फ इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिएगा कि पुनर्गठन किस चीज़ में किया गया है। तो NRLM के नाम से स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का पुनर्गठन किया गया है। जो NRLM योजना है इसको हम आगे पढ़ेंगे आजीविका वाले टॉपिक में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसके अंतर्गत आरक्षण। देखिए ये जो आरक्षण है इसको 4 भागों में बांटा गया है।
50%, 40%, 15% और 3%। तो जो 50% है ये ST/SC के लिए निर्धारित किया गया प्रति वर्ष के लिए, 40% प्रति वर्ष महिला के लिए निर्धारित किया गया है, 15% अल्पसंख्यक के लिए और 3% विकलांग के लिए इसके अंतर्गत निर्धारित किया गया है। फिर देखते हैं हम लोग इसका घटक। देखिए ये जो योजना जो चल रही है इसके दो प्रमुख रूप से दो घटक हैं। एक जो पहला घटक है इसको एक्टिविटी क्लस्टर बोला जाता है और जो दूसरा है उसको ग्रुप अप्रोच बोला जाता है। तो जो एक्टिविटी क्लस्टर है इसके अंतर्गत ऐसी गतिविधियों को सम्मिलित किया जाता है जिसमें स्वरोजगारी अपने विनियोग से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर है। फिर नेक्स्ट जो है ग्रुप अप्रोच, नाम से स्पष्ट है, ग्रुप का मतलब समूह है ना। तो इसका जो संबंध है, जो ग्रुप अप्रोच वाला जो घटक है इसका संबंध स्व सहायता समूह के निर्माण से होता है, याद रखिएगा। फिर देखते हैं निधि प्रदानकर्ता। जो निधि प्रदान करता है, जो यहाँ पे योजना का क्रियान्वयन करेंगी वही इस निधि को प्रदान करेंगी। तो जो DRDA है, डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी, ये ही निधि का प्रदान करता होंगी। ठीक है। तो इसमें कैसे कैसे दिया जाता है, देखिए 15,000 रुपये DRDA के द्वारा दिया जाता है, उसके अलावा इनको 10,000 रुपये का अनुदान मिलता है। ठीक। तो दोनों मिला के टोटल होता है 25,000 रुपये। ये जो 25,000 रुपये की जो राशि दी जाती है इसी को परिक्रामी निधि बोला जाता है। ठीक है। 25,000 रुपये की जो राशि मिलती है ये परिक्रामी निधि बोला जाता है। देखिए परिक्रामी निधि होता क्या चीज़ है, परिक्रामी का मतलब होता है ऋण चुकाकर या ऋण पे करके पुनः ऋण लेना, इसी को परिक्रामी निधि बोला जाता है। तो जो जैसे जब स्व सहायता समूह आप लोग पढ़ेंगे तो मैं उसमें और पढ़ाऊँगी, अभी बस सुन लीजिएगा कि जो जैसे कोई भी स्व सहायता समूह है अगर वो 6 माह तक बेहतर प्रदर्शन करती है ना, तो उनको परिक्रामी निधि दिया जाता है। अगर उनका परफॉर्मेंस 6 महीने तक अच्छा है तो उनको परिक्रामी निधि दिया जाता है। तो जो 25,000 रुपये जो है यही परिक्रामी निधि कहलाता है, जिसमें से 15,000 रुपये DRDA के द्वारा दिया जाता है और 10,000 रुपये अनुदान दिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं ऋण व सब्सिडी। देखिए जो इसको दो भागों में हम लोग बांट के पढ़ेंगे। एक है आपका पर्सनल, या इसको बोल सकते हैं हम लोग व्यक्ति स्वरोजगारियों के लिए, और दूसरा है सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए, जिसको मैंने SHG लिखा हुआ है, स्व सहायता समूह के लिए। तो जो पर्सनल जो है ये दो टाइप में रहेगा, एक सामान्य लोगों के लिए रहेगा और एक जो है वो ST/SC और विकलांग के लिए रहेगा। तो सामान्य लोगों के लिए यह 30%, मतलब परियोजना लागत का 30% या मैक्सिमम 7,500 रुपये। ठीक है। परियोजना लागत का 30% या मैक्सिमम 7,500 रुपये ये सामान्य व्यक्तियों को दिया जाएगा। और अगर वो ST/SC या विकलांग की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं तो इनको 50% या फिर 10,000 रुपये। तो ये तो 50% या 10,000, ये दोनों में जो कम हो। ठीक है। अगर 50% कम होता है तो 50% दिया जाएगा, अगर 10,000 रुपये उसमें कम है 50%। देखिए जो परियोजना लागत है उसका 50% निकाला जाएगा। अगर वो 50% 10,000 रुपये से कम आता है तो उनको 50% दिया जाएगा, और अगर वो 50% 10,000 रुपये से ज़्यादा आता है तो उनको 10,000 रुपये का राशि दिया जाएगा। क्लियर है ये चीज़। नेक्स्ट देखते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए। तो यहाँ पे परियोजना लागत का 50% दिया जाता है। ठीक है। जो 50% है ये याद रखिएगा कि ये 1.25 लाख होना चाहिए। ठीक है। 1.25 लाख होना चाहिए जो 50% है। अगर ये नहीं तो प्रति सदस्य, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के जो पर सदस्य रहेंगे, हर एक सदस्य के पीछे 10,000 रुपये की राशि दी जाएगी। तो दोनों में जो कम है वो उनको दिया जाएगा। जिस प्रकार यहाँ पे 50% और 10,000 रुपये का मैं बताई थी आप लोगों को ST/SC के लिए, उसी प्रकार यहाँ पे ये है कि जो 50% है वो 1.2 लाख होना चाहिए, या तो फिर प्रति सदस्य 10,000 रुपये। ये दोनों में जो कम है वो वहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए दिया जाएगा। प्रति सदस्य 10,000 रुपये, लेकिन जो 1.2 लाख जो मैं बता रही हूँ ये प्रति सदस्य नहीं रहेगा, ये समूह के हिसाब से रहेगा ये। नेक्स्ट देखते हैं इसकी निगरानी। देखिए निगरानी क्यों की जाती है, किसी भी चीज़ की जो निगरानी है या कोई भी जो योजनाएं संचालित है उसकी निगरानी करने की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। वो इसलिए पड़ती है कि वहाँ पे जो भ्रष्टाचार न किया जा सके। वहाँ पे सीधी सी बात है, अगर आपको सामान्य लैंग्वेज में बोला जाएगा तो वहाँ पे भ्रष्टाचार न कर पाए, इस चीज़ के लिए निगरानी की
आवश्यकता पड़ती है ना। तो इसको ये भी बोला जा सकता है कि पारदर्शिता लाने हेतु यहाँ पे निगरानी की ज़रूरत पड़ती है। तो जो निगरानी होती है ये स्तर वाइज होती है। अगर स्लैब में देखें तो सबसे पहले केंद्र स्तर आता है, फिर राज्य का स्तर आता है, उसके नीचे जिला स्तर और उसके नीचे जनपद। उसी जनपद को ब्लॉक स्तर भी बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो केंद्र स्तर है, केंद्र स्तर में निगरानी का कार्य किनके द्वारा किया जाता है? केंद्र स्तरीय समन्वय समिति के द्वारा यहाँ पे इसका निगरानी का कार्य किया जाता है। ठीक है, इस समिति में कौन कौन शामिल होते हैं? तो यहाँ पे राज्य सरकार शामिल होती है और विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट नोट करिएगा, मैंने नहीं लिखा है। जो केंद्र स्तर पर निगरानी होती है, ये जो समिति है इनकी बैठक लिखिएगा। तो जो केंद्र स्तर पर जो समिति है, केंद्र स्तरीय समन्वय समिति, यहाँ पे इनके लिए बैठक निर्धारित नहीं की गई है। जो बैठकें हैं ये निर्धारित नहीं की गई है। नेक्स्ट आ जाइए राज्य पे। तो राज्य के लिए जो राज्य स्तरीय स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार समिति होती है ना, यही राज्य स्तर पे निगरानी का कार्य करती हैं। ठीक है, और इनके लिए बैठक लिखिएगा कि तिमाही बैठक, ये जो समिति है इनके लिए बैठक निर्धारित किया गया है, तिमाही बैठक। फिर देखते हैं जिला का। देखो, जिला के लिए जिला स्तरीय SGSY समिति रहेंगी निगरानी के लिए, और इनका जो प्रमुख है इनका जो प्रमुख रहेगा इस समिति का वो कलेक्टर रहेंगे। अगर कलेक्टर नहीं है, देखिए ज़रूरी तो नहीं है ना कि कलेक्टर हर जगह हर समय वहाँ पे प्रेजेंट हो पाए, उनको एक ही कार्य तो नहीं रहता, उनको बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है उनके ऊपर, तो उनके जगह पे एक ऑप्शन तो रखा जा सकता है ना। तो अगर कलेक्टर नहीं रहेंगे तो कलेक्टर के बाद ऑब्लिक करके लिखिएगा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिसको CEO बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रमुख रहेंगे वो कलेक्टर रहेंगे या तो फिर मुख्य कार्यपालन अधिकारी रहेंगे, और इनकी जो बैठक है ये प्रतिमाह बैठक किया जाता है। ये जो समिति है इनकी बैठक प्रतिमाह होंगी। फिर नेक्स्ट देखते हैं ब्लॉक स्तर, या इसी को बोला जाता है जनपद स्तर। जनपद स्तर पे जो रहेंगी निगरानी के लिए वो है ब्लॉक स्तरीय ब्लॉक की SGSY समिति। ठीक है, और इनकी जो बैठक है ये प्रत्येक माह यहाँ पे बैठक निर्धारित किया गया है। देखिए यहाँ पे ये जो योजनाएं हम जो पढ़ रहे हैं, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार समिति, इसके अंतर्गत स्व सहायता समूह का निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो स्व सहायता समूह का निर्माण किया जाता है। इनके लिए भी ऐसा है कि जैसे सपोज के लिए 2-3 गांव है ना, तो वहाँ पे स्व सहायता समूह के निर्माण के लिए क्या किया जाएगा, वो जो समूह होंगे वो एक गांव के ही सदस्य आपस में मिलकर, जैसे 2 अलग अलग गांव है तो 2 अलग अलग गांव के व्यक्ति आपस में मिलकर समूह नहीं बनाएंगे, जो एक गांव के व्यक्ति हैं वही आपस में मिलकर समूह बनाएंगे। इसके लिए याद रखिएगा, जो एक स्व सहायता समूह होते हैं इसमें गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले जो परिवार है उनमें मिनिमम 10 और मैक्सिमम 20 सदस्य ही इसके सदस्य बन सकते हैं। मिनिमम 10 व्यक्ति और मैक्सिमम 20 व्यक्ति, ये पूछा गया क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा कि एक स्व सहायता समूह में मिनिमम कितने सदस्य हो सकते हैं, तो 10 सदस्य हो सकते हैं और मैक्सिमम 20 सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, और एक जो व्यक्ति है वो एक से अधिक समूह का सदस्य नहीं हो सकता है, इसको याद रखिएगा। अगर देखा जाए जैसे दुर्गम क्षेत्र हो गए, पहाड़ी क्षेत्र हो गए, है ना, या जो बिखरी आबादी वाले क्षेत्र होते हैं, तो यहाँ पे समूह के लिए व्यक्तियों की जो संख्या होती है वो मिनिमम 5 निर्धारित की गई है और मैक्सिमम 20, मतलब 5 से 20 तक के यहाँ पे सदस्य हो सकते हैं। याद रखिएगा इसको। ठीक है, अगर आपने प्रधानमंत्री आवास योजना वाला जो पार्ट है अगर वो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको जाके देखिएगा, और अगर आपको पसंद आता है तो उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।